हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए ले करके हाजिर हूं CUET का प्रैक्टिस टेस्ट 14 नंबर का। अभी तक जो है हम लोग 13th प्रैक्टिस टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिन्होंने अभी वो सारे प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व नहीं किए हैं तो एक बार ज़रूर कर लीजिए, ताकि जो है आपकी भी तैयारी बहुत बेहतरीन हो सके और आप भी CUET में एक अच्छा स्कोर कर सकें, ताकि जो है आपको भी जो कॉलेज चाहिए वो बहुत आसानी से मिल सके। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हर एक प्रैक्टिस टेस्ट आपको 2 पार्टों में प्रोवाइड होता है। दोनों पार्टों को मिला करके आपके 25 से 26 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड होते हैं। तो अगर अभी तक आपने वो सारे प्रैक्टिस टेस्ट जो है सॉल्व नहीं किए हैं तो एक बार जरूर कर लीजिए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज जो है हम प्रैक्टिस टेस्ट 14 का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। और हर एक प्रैक्टिस टेस्ट आपको 2 पार्टों में मिलता है, ठीक है ना। और जिस सब्जेक्ट पे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होते हैं आपको पता ही है क्या है, हमारा मैथ। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का जो है पहला क्वेश्चन, प्रैक्टिस टेस्ट 14 का पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका कि राजेश कवर्स 2/3 ऑफ ए सर्टेन डिस्टेंस एट 4 किलोमीटर पर आवर and the remaining at 5 kilometer per hour. If he takes 42 minutes in all, what is the total distance covered by him? राजेश एक निश्चित दूरी का 2/3 भाग 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और शेष 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। यदि वह कुल मिलाकर 42 मिनट लेता है तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है। अब देखो यहाँ पे जो है आपसे टोटल डिस्टेंस पूछी गई है। तो यहाँ पर देखो हमने मान लिया कि लेट द डिस्टेंस इज ए किलोमीटर। हमने क्या मान लिया, डिस्टेंस कितनी है, 1 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो स्पीड बराबर क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड बराबर क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो दूरी है उसका जो 2/3 पार्ट है वो चलता है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर स्पीड की, ठीक है ना, तो अब देखो डिस्टेंस आपने कितनी मानी है ए, उसका 2/3 पार्ट कितना हो जाएगा, तो 2/3। और ये जो स्पीड उसने तय की है ये किस स्पीड से तय की है, वो तय की है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो यहाँ पे हम टाइम निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, टाइम, ठीक है ना, कि भाई इसको टाइम कितना लगा, ये आपका t हो जाएगा, t1 मान लो इसको, ठीक है ना। तो अब a × 2/3 की जो आपकी जो है डिस्टेंस है इसको तय करने में उसको कितना समय लग रहा है, इसको जो है वो तय किस स्पीड से कर रहा है। तो आपने कहा 2a/3 की इस डिस्टेंस को वह 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है, तो इनटू हो जाएगा 4, तो हो जाएगा आपका 2a/12 इंटू 4। कैसे हुआ, समझ में आया भाई। देखो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको टाइम निकालना है तो दूरी जो है आपने ए मानी है उसका 2/3 पार्ट जो है वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है। तो यहाँ पर कितना टाइम लगता है उसको, 2a/12, ठीक है ना। 2a/3 हो जाएगा, इसके अपॉन में 4 होगा तो 4 का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो अगर मैं t2 की बात करूं तो दूसरा टाइम है, तो रेस्ट पार्ट कितना है, तो आपने कहा कि भाई अगर टोटल 3 पार्ट है उसमें से 2 पार्ट उसने जो है क्या कर लिया है, कवर कर लिया है, तो अब 1 पार्ट ही तो बचा, अर्थात डिस्टेंस आपकी कितनी बची, a/3। और इस डिस्टेंस को उसने किस स्पीड से तय किया है, इस डिस्टेंस को उसने तय किया है जो है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अर्थात ये हो जाएगा आपका a/15। अब देखो टोटल टाइम कितना लगता है उसको, 42 मिनट, अर्थात यहाँ पे देखो हो जाएगा आपका 2a + 12 +
A/15 ये इक्वल्स टू हो जाएगा आपका जो है किसके, ये हो जाएगा आपका 42 मिनट के, मिनट है। और जो आपने यहाँ पर टाइम निकाला है वो घंटे में निकाला है, तो इसको घंटे में जब कन्वर्ट करें कितना हो जाएगा आपका, अपॉन में 60 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका A/6 प्लस आपका A/15, और इसको भी किससे 6 से कैंसिल कर दो, 7 हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा, तो ये 7/10 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पर देखो एलसीएम जो है आपका 6 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 30 हो जाएगा। 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, 15 2 जा 30 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 7/10। तो यहाँ पे देखो A इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, A इक्वल्स टू हो जाएगा 7 × 30 अपॉन 7 × आपका 10 हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3। तो A बराबर आ जाएगा आपका 3 किलोमीटर, A बराबर आ जाएगा आपका 3 किलोमीटर। ठीक है ना, A बराबर आ जाएगा आपका 3 किलोमीटर, अर्थात जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी, 3 किलोमीटर है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया कैसे? भाई आपने डिस्टेंस मानी थी A, ठीक है ना, तो टाइम बराबर क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या कह सकते हैं स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो आपको स्पीड पता है कि पहले जो 2/3 जो पार्ट है वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जो रेस्ट पार्ट है वो आपका 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो तय करता है। तो टाइम, पहला टाइम कितना लगा उसको, तो आपने कहा कि भाई डिस्टेंस है आपकी A और उसका जो 2/3 पार्ट है वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है, तो ये जाएगा 2A/12। ठीक है ना, T2 कितना हो जाएगा आपका A/3, चूंकि रेस्ट पार्ट कितना बचा आपका A/3 ही तो बचेगा। भाई अगर आप टोटल पार्ट मान लें 3, तो उसमें से उसने 2 जो है कवर कर लिया, तो एक पार्ट ही तो बचा, अर्थात A/3 ही तो बचा, और A/3 जो पार्ट है वो 5 की स्पीड से तय करता है, तो T2 हो गया आपका A/15। अब T1 और T2 जो मिला के दिया था आपका 42 मिनट दिया गया था, तो इसका जो है टोटल किसके बराबर में हो जाएगा, 42 मिनट के। अब ये मिनट में दिया गया था, इसको आप आवर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो अपॉन 60 कर दिया, और यहाँ से आपको A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 किलोमीटर, अर्थात जो आपने डिस्टेंस मानी थी वो हो जाएगी आपकी 3 किलोमीटर। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 2nd नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि द स्प्रिंग बैलेंस ऑफ ए ट्रेडर वेव्ड 800 ग्राम फॉर 1 kg, व्हाट इज द नेट रिजल्ट, इज इट ए प्रॉफिट और ए लॉस एंड बाई व्हाट %? एक व्यापारी का कमानीदार तुला 1 किलो के लिए 800 ग्राम तौला गया, शुद्ध परिणाम क्या है, यह लाभ है या हानि, और कितने प्रतिशत है? देखो भैया 1 किलो के लिए कितना तौला गया, 800 ग्राम। ठीक है ना, द स्प्रिंग बैलेंस ऑफ ए ट्रेडर वेव्ड 800 ग्राम फॉर 1 kg। तो देखो भाई अब जो है जो दुकानदार है जो तौल रहा है, तो वह 1 kg की जगह आपका जो है 800 ग्राम दे रहा है। अब देखो अगर मैं बात करूं तो 1 kg का मतलब हो गया आपका 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम उसको तौलना चाहिए, लेकिन वह 1000 ग्राम की जगह वो 1000 ग्राम की जगह कितना तौल रहा है, वो 1000 ग्राम की जगह तौल रहा है जो है 800 ग्राम। कितना तौल रहा है, 800 ग्राम, अर्थात 200 ग्राम वो क्या कर रहा है, बचा रहा है। 200 ग्राम वो क्या कर रहा है, बचा रहा है, तो वह 200 ग्राम का उसको प्रॉफिट ही तो हो रहा है। भाई 1 kg का मतलब हो गया उसको 1000 ग्राम देना चाहिए, लेकिन वो दे रहा है आपका 800 ग्राम, तो वह कितना बचा रहा है, वह कितना बचा रहा है, तो आपने कहा कि वह 200 ग्राम बचा रहा है। वह 200 ग्राम बचा रहा है किस पर, 800 ग्राम पर। वह 200 ग्राम बचाता है किस पर, 800 ग्राम पर। भाई जो 800 ग्राम है वही तो उसका कॉस्ट प्राइस हुआ, उसने तो आपको 800 ग्राम ही तो दिया, तो 200 ग्राम उसने किस पे कमाया, 800 ग्राम पे, तो यहाँ पे उसको प्रॉफिट ही तो हुआ। तो अगर मैं कहूँ कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना है,
प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, तो आपने कहा 200 ग्राम का प्रॉफिट है, कितने में 800 ग्राम में, इनटू हो जाएगा आपका 100, तो ये हो जाएगा 200 और 200 4 जा आपका 800, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 100/4, तो ये हो जाएगा आपका 25%। कितना हो जाएगा 25%, तो उसको प्रॉफिट हो रहा है 25% का, क्योंकि भाई वो तो बचा रहा है ना, और बचाने का मतलब हो गया प्रॉफिट। तो भाई उसको देना चाहिए 1000 ग्राम, लेकिन वो दे रहा है 800 ग्राम, मतलब वो 200 ग्राम बचा ले रहा है। तो जो 200 ग्राम बचा रहा है वो 1000 ग्राम में नहीं, वो बचा रहा है 800 ग्राम में। क्योंकि भाई जो भी आपको प्रॉफिट या लॉस होता है हमेशा सीपी पर होता है, तो सीपी तो उसके लिए 800 ग्राम ही है, ठीक है ना। तो 200 ग्राम का जो प्रॉफिट है वो 800 ग्राम पे हो रहा है, तो उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितने का है आपका 25% का। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 3rd नंबर का क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका जो है कि इफ अ ट्रेन 110 मीटर लॉन्ग passes a telegraph pole in 3 seconds, then the time taken by it to cross a railway platform 165 मीटर लॉन्ग इज। यदि 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक तार के खंभे को 3 सेकंड में पार करती है, तो उसे 165 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। तो अब यहाँ पर देखो भाई, एक चीज़ जरा समझो, अगर ट्रेन जो है किसी ट्री को क्रॉस करती है, किसी पोल को क्रॉस करती है, ठीक है ना, तो हमेशा वह अपने डिस्टेंस के बराबर डिस्टेंस को कवर करती है, ठीक है। जितनी उसकी लेंथ है ट्रेन की, उतनी ही तो वह डिस्टेंस कवर करेगी। क्यों? क्योंकि उस मैन की, उस ट्री की, उस पोल की कोई डिस्टेंस तो होगी नहीं, ठीक है। तो अगर किसी जो है मैन या किसी ट्री या किसी पोल को कभी भी ट्रेन क्रॉस करती है, तो जितनी जो है लंबी ट्रेन है उतनी ही डिस्टेंस तो उसको कवर करनी होगी। तो यहाँ पर देखो, स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो, अगर हम स्पीड निकालें ट्रेन की, तो अब यहाँ से निकाल लेंगे हम। क्यों? क्योंकि जो ट्रेन की लेंथ दी गई है, अर्थात जो डिस्टेंस दी गई है, जो डिस्टेंस दी गई है वो दी गई 110 मीटर, ठीक है ना। और जो समय दिया गया, अर्थात जो टाइम दिया गया है, वो दिया गया आपका 3 सेकेंड। क्योंकि जब वो जो है एक पोल को क्रॉस करेगी, तो अपनी जितनी लंबी ट्रेन है उतनी ही डिस्टेंस तो उसको कवर करनी है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें स्पीड की, स्पीड ऑफ ट्रेन, अगर हम बात करें स्पीड ऑफ ट्रेन की, स्पीड ऑफ ट्रेन, तो ये हो जाएगा आपका 110/3, ये आ जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ये आपकी स्पीड आ जाएगी। अब देखो, आपको ट्रेन की डिस्टेंस पता ही है, और जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, जब जो है ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा भाई, प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस और जो है ट्रेन की डिस्टेंस, उसको दोनों कवर करनी पड़ेगी ना, ठीक है ना भाई। ट्रेन की डिस्टेंस तो है ही, प्लस उसमें प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस आपकी ऐड हो जाएगी भाई। जब किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, जब किसी ब्रिज को क्रॉस करती है, जब किसी टनल को क्रॉस करती है, तो उसको कितनी डिस्टेंस तय करनी पड़ती है, जो उस ट्रेन की लेंथ है वो, और प्लस प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस। तो यहाँ पर देखो, प्लेटफॉर्म कितना मीटर लंबा है, 165 मीटर लंबा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, तो अब हमारी टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो आपने कहा ये हो जाएगी आपकी जो है टोटल डिस्टेंस। तो देखो, ट्रेन की डिस्टेंस कितनी है 110 मीटर, ठीक है, और प्लेटफॉर्म कितना, प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है 165 मीटर। जो ट्रेन है उसकी डिस्टेंस या कहते हो लेंथ कितनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 110 मीटर है, और आपकी जो है जो प्लेटफॉर्म है उसकी लेंथ कितनी है आपकी 165 मीटर है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी 5, 6 और 1 आ जाएगा आपका 7, 1 और 1 हो जाएगा आपका 2।
तो ये हो जाएगा 275 मीटर। अब देखो, अब स्पीड आपको पता है, टाइम आप निकाल लीजिए। तो टाइम बराबर हो जाएगा, कितना टाइम लगेगा उस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में, तो आपने कहा 275 अपॉन हो जाएगा आपका 110 अपॉन में 3, तो ये हो जाएगा आपका 275 इंटू 3 अपॉन में हो जाएगा आपका 110। 11 से जरा इसको कैंसिल कर दो तो ये आपका 10 हो जाएगा, 11 2 जा हो जाएगा 22, 11 5 जा हो जाएगा 55, 25 3 जा हो जाएगा 75, 75 अपॉन 10 अर्थात ये आ जाएगा आपका 7.5 सेकेंड। 7.5 सेकेंड आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया कि जब भाई ट्रेन किसी पोल या किसी ट्री या किसी मैन को क्रॉस करती है तो वो कितनी डिस्टेंस तय करती है, जो ट्रेन की लेंथ होती है उसके बराबर। और जब वही ट्रेन जो है किसी टनल को, किसी प्लेटफॉर्म को या किसी जो है ब्रिज को क्रॉस करती है तो उस कंडीशन में जो है भाई ट्रेन की लेंथ प्लस आपकी जो है ब्रिज की लेंथ आपस में ऐड हो जाती हैं और वो टोटल डिस्टेंस आपकी हो जाती है जो उस ट्रेन को कवर करनी है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है उस प्लेटफॉर्म को जो है उसको क्रॉस करने में कितना समय लग जाएगा, 7.5 सेकेंड लग जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। अगला क्वेश्चन है 4th नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका कि द नंबर 12 इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स विच आर इन एपी अर्थात अरिथमेटिक प्रोग्रेस एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 50। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। संख्या 12 को 3 भागों में बांटा गया है जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेस में है अर्थात समानांतर श्रेणी में है और उनके वर्गों का योग 50 है। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो अब देखो जो है इसको आप यहाँ पर ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर हम यहाँ पर इसको ऑप्शन से लेकर करें तो अब ऑप्शन में क्या दिया गया आपका 5 3 4 6 दिया गया है। अभी इसमें जो है अगर हम सबसे छोटी संख्या आपकी 3 ले लें, यहाँ पर हमने ऑप्शन से ले लिया। अब इस 12 को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अब एपी का वहां पे लगाया अर्थात उनके बीच जो डिफरेंस है वो क्या है आपका सेम है। ठीक है ना, उनके बीच का जो डिफरेंस है समानांतर श्रेणी उनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है आपका सेम है। ठीक है ना, बराबर है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम 3 लेते हैं तो 3 के बाद देखो अब उन तीनों का जो योग है वो 12 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 3 आपने ले लिया, फिर आपने एक 4 ले लिया, फिर आपने 5 ले लिया। तीनों का जरा योग देखिए क्या आपका 12 हो रहा है क्या? तीनों का योग क्या 12 हो रहा है? 3 + 4 + 5, तो आपने कहा बिल्कुल 12 हो रहा है। अब जो है इनका जो स्क्वायर है, ठीक है ना, इनका जो स्क्वायर उसका जो सम है वो 50 होना चाहिए। देखो जरा, तो यहाँ पे आपने कहा कि भाई 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा टोटल 50। ये हो जाएगा टोटल क्या आपका 50। तो दोनों कंडीशन देखो आपकी क्लियर हो गई। 3 4 5 एपी में है, इनके बीच जो डिफरेंस है वो आपका सेम है। ठीक है ना, तो ये एपी में है और उनके जो है इन तीनों का योग आपका 12 हो रहा है और इनके वर्गों का जो योग है वो आपका 50 हो रहा है। ठीक है ना, तो अब यहां पर अगर हम बात करें तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट नंबर आपका हो जाएगा 3। स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा आपका 3 और लार्जर नंबर हो जाएगा आपका 5, मिडिल नंबर हो जाएगा आपका 4। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में मेरी बात आई? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है ना, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ठीक है भाई, ये तो कह रहा है कि जो संख्या 12 है उसको 3 भागों में डिवाइड कर लीजिए और भाग में जो आप डिवाइड करेंगे वो एपी में होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो आपने यहाँ पे ऑप्शन से ले लिया तो ऑप्शन में दिया गया है आपका 5 3 4 6। आपने अगर यहाँ 3 से लिया तो 3 4 5। अब इन तीनों का योग आपका 12 हो रहा है, इन तीनों संख्याओं के वर्गों का योग आपका 50 हो रहा है। कंडीशन सारी फुलफिल हो गई, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आपका 3 हो गया, लार्जर नंबर इनमें से 5 हो जाएगा। क्लियर है, तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 5th नंबर का क्वेश्चन है।
सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका जो है कि हाउ लॉन्ग विल 20 men टेक टू फिनिश अ सर्टेन जॉब विच 6 men कंप्लीट इन 10 days। 20 आदमी एक निश्चित काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे जिसे 6 आदमी 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा, इस क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, इस क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं। देखो कह रहा है कि 6 men कंप्लीट इन 10 days, तो आपने कहा कि भाई 6 men कितने दिनों में, तो आपने कहा 10 days में। 6 men 10 days में, तो 1 man तो आपने कहा 10 into 6 days में, 10 into 6 days में, तो 20 men तो आपने कहा ये हो जाएगा 10 into 6 upon 20 days। कितना आ जाएगा यहाँ पे देखो, 10 2 जा 20, 2 3 जा 6, 3 days आपका आंसर आ जाएगा। 3 days आपका आंसर आ जाएगा, 3 दिनों में वह फिनिश कर देंगे। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये, इस क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं, केवल देख के आंसर करना था। ठीक है ना भाई? देखो 6 men 10 days में, 1 man आपका 10 into 6 days में, तो 20 men आपका 10 into 6 upon 20 days में, अर्थात 3 days में वह काम को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका कि रंजीत वेंट टू द मार्केट कैरिंग 100 रुपीज इन हिज पर्स। इफ ही बाइज 3 pens एंड 6 pencil he uses up all his money, okay? On the other hand, if he buys 3 pencil and 6 pens he would fall short by 20%. If he wants to buy equal number of pens and pencil, how many pencils can he buy? रंजीत पर्स में 100 रुपये लेकर बाजार गया। यदि वह 3 पेन और 6 पेंसिल खरीदता है तो उसका सारा पैसा खर्च हो जाता है। दूसरी ओर यदि वह 3 पेंसिल और 6 पेन खरीदता है तो वह 20% कम हो जाएगा। यदि वह समान संख्या में पेन और पेंसिल खरीदना चाहता है तो वह कितनी पेंसिल खरीद सकता है? तो देखिए भाई, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि रंजीत वेंट टू द मार्केट कैरिंग 100 रुपीज इन हिज पर्स। इफ ही बाइज 3 पेन्स एंड 6 पेंसिल ही यूजेस अप ऑल हिज मनी। तो आपने मान लिया कि लेट द सीपी ऑफ पेन इज A rupees and the CP of pencil is B rupees। ठीक है ना? आपने क्या मान लिया, पेन की कीमत कितनी है आपकी A रुपए है और आपने पेंसिल की जो है CP मान ली B रुपीस। अब देखो कह रहा है कि जब वो है 3 पेन और 6 पेंसिल खरीदता है तो पूरे के पूरे उसके पैसे खर्च हो जाते हैं 100 रुपए। तो पहले आपको दिया गया है कि जब जो है उसने 3 पेन अर्थात 3A प्लस 6B, तो ये जो है पूरा का पूरा उसका 100 रुपीज़ क्या हो गया, आपका खर्च हो गया। ठीक है? अगर 3 पेन और 6 पेंसिल खरीदता है तो पूरे के पूरे उसके 100 रुपीज़ क्या हो गए, खर्च हो गए। अब देखो कह रहा है कि दूसरी ओर यदि वह 3 पेंसिल और 6 पेन खरीदता, ठीक है ना, ऑन द अदर हैंड इफ ही बाइज 3 पेंसिल एंड 6 पेन ही वुड फॉल शॉर्ट बाई 20%। तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करें तो ये दिया गया है कि भाई अगर वह जो है 6 पेन खरीदता और 3 पेंसिल खरीदता तो उसका जो है 20% क्या हो जाता, तो वह 20% कम हो जाता। तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करें तो अब 100 रुपीज जो लेके गया तो उसमें तो भाई जब उसने 3 पेन और 6 पेंसिल खरीदी तो उसका 100 रुपीज पूरा का पूरा खत्म हो गया। लेकिन अगर वो 6 पेन और 3 पेंसिल खरीदता तो जो है उसका 20% क्या हो जाता, कम हो जाता। तो यहाँ पर देखो 100/80 × 100, क्योंकि 20% कम हो जाएगा तो 20% कम मतलब कितना, आपका 80% बचेगा।
तो 100 अपॉन 80%, तो 80 अपॉन 100 में तो इंटू 100 हो जाएगा। इसको जरा सॉल्व कर लो तो देखो 24 जा 100 नहीं 24 जा 80, 24 जा 80, 25 जा 100, 25 4 जा आपका 100, 25 5 जा 125। तो यहाँ पर जो ये आपका इक्वेशन बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका 6a प्लस 3b इक्वल्स टू 125। अब देखो दो इक्वेशन बन गए, एक आपका ये इक्वेशन बन गया और एक आपका ये इक्वेशन बन गया। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, फर्स्ट और सेकंड को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से आपको a और b की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा आपका 3a प्लस आपका है 6b इक्वल्स टू 100 के, और यहाँ पे है आपका 6a प्लस 3b इक्वल्स टू 125 के। अगर ऊपर वाले में आप दो का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो है 6a प्लस आपका 12b इक्वल्स टू 200, और ये हो जाएगा नीचे आपका 6a प्लस आपका 3b इक्वल्स टू 125। दोनों को माइनस कर दीजिए, देखिए माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। ये बचेगा आपका कितना, ये बचेगा आपका 9b, और ये बचेगा आपका कितना, 10 में से 5 गए तो 5 और 9 में से 2 गए तो 7, 75। तो b बराबर कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा b बराबर हो जाएगा आपका 75 अपॉन 9, तो ये हो जाएगा आपका 25 अपॉन 3। 3 से आप कैंसिल कर दो तो 25 अपॉन 3। अब जरा किसी में भी एक a की वैल्यू आप रख दीजिए, आपका जो है आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। जरा किसी एक जो है समीकरण में a की वैल्यू रख दीजिए। किसमें देखो, अगर हम यहाँ पे जो है इसमें a की वैल्यू को रखते हैं तो यहाँ पर जो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा जो है, ये हो जाएगा आपका 6, यहाँ पे हम a की वैल्यू को रख देते हैं, कितना हो जाएगा 6। a की वैल्यू कितनी है आपकी 25 अपॉन 3 प्लस 3b इक्वल्स टू 125 के। देखो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 25 2 जा 50 हो जाएगा, 25 2 जा 50 हो जाएगा, तो b इक्वल्स टू हो जाएगा 125 माइनस नहीं 3b इक्वल्स टू 125 माइनस 50, कितना हो जाएगा आपका ये, तो ये हो जाएगा आपका 5 और 12 में से 5 गए 7, ठीक है ना, इतने तो हो जाएगा भाई। यहाँ पे हमने a की वैल्यू रख दी, कितनी है 25 अपॉन आपका 3 है, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 25 2 जा आपका कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 50 को जब उधर ले जाएगा माइनस में हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3b इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा आपका 75। तो b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका, b इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 25, b इक्वल्स टू आ जाएगा जो है आपका 25। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो कितना आ गया आपका 25। अच्छा एक मिनट जरा रुकिएगा, यहाँ पे देखो हम लोगों ने फिर से b की वैल्यू निकाल ली है ना, इसको हमको चाहिए यहाँ पे a की वैल्यू, और यहाँ पे हम लोगों ने किसकी निकाली, b की निकाल ली, जबकि हमको यहाँ पे b की वैल्यू मिल चुकी है, हमको निकालना है a की वैल्यू। तो यहाँ पे आपका एक काम करो 6a, यहाँ पे 3b की जगह हम रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखो हो जाएगा आपका 6a, चूँकि हमको a की वैल्यू चाहिए ना, b की वैल्यू तो हमने ऑलरेडी निकाल ली है, प्लस का आपका 3 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 25 अपॉन 3 इक्वल्स टू 125 के। क्लियर है। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और जब इसको आप करेंगे तो ये a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 100 अपॉन 6, तो ये हो जाएगा आपका 50/3, कितना हो जाएगा 50/3 भाई 6a प्लस आपका जो है 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 25 जब उधर जाएगा तो 125 से 25 माइनस होके 100 हो जाएगा, तो 100 अपॉन 6 कितना हो जाएगा 50/3। ठीक है, ठीक है, वहाँ पे गलत हो गया था, वहाँ पे हम लोगों ने फिर से b की वैल्यू निकाली थी, जो कि जो ये वैल्यू थी b की हम लोग पहले निकाल चुके हैं, हमको a की वैल्यू चाहिए थी। अब देखो यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ गई 50/3, और आपके b की वैल्यू कितनी है आपकी 25/3, और a की वैल्यू को भी यहीं रख देते हैं 50/3, कितनी है a की वैल्यू 50/3, ठीक है ना, 50/3 ये आपकी a की वैल्यू है। ठीक है,
अब देखो कह रहा है कि यदि वह जो है समान संख्या में पेन और पेंसिल खरीदना चाहता है तो उसको कितनी पेंसिल खरीदना चाहिए। तो हम मान के चलते हैं कि जो है इफ ही वांट्स टू बाय इक्वल नंबर ऑफ पेन्स, तो मान के चलते हैं कि लेट द इक्वल नंबर ऑफ पेन एंड पेंसिल इज कुछ भी मान लो XYZ, ठीक है ना, कि लेट द इक्वल नंबर ऑफ पेन एंड पेंसिल ही बाइज इज N, ठीक है ना, मान लेते हैं N। अब देखो उसके पास रुपए कितने हैं 100 रुपीज, तो वो जो है कितना खरीदेगा, तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका N इंटू आपका हो जाएगा A प्लस B और टोटल रुपीज हैं आपके 100। A की वैल्यू कितनी है, तो A की वैल्यू है आपकी 50/3, A की वैल्यू है आपकी 50/3, B की वैल्यू है आपकी 25/3 इक्वल्स टू आपका 100 के है, तो n इक्वल्स टू कितने के आ जाएगा, तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका 100 इंटू 3 अपॉन में हो जाएगा 75, कितना हो जाएगा 75, ठीक है ना, ये 5 और 5 2 हो जाएगा 7। अब देखो इसको किससे कैंसिल कर दो 25 से, ठीक है, 25 3 जा आपका हो जाएगा 75, 25 4 जा 100, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा, ठीक है ना, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अर्थात जो है उसको 4 पेन और 4 पेंसिल खरीदनी चाहिए, ठीक है ना, तो समान मात्रा में कितना आ जाएगा आपका 4, ठीक है, क्लियर समझ में आया भाई। समान मात्रा में हमने मान लिया कि भाई उसने n पेन और पेंसिल खरीदी, तो अब उसके पास है 100 रुपीज, दोनों को मिला के वो 100 रुपीज खर्च करेगा, तो यहाँ पे जो n की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4, तो ऑप्शन जो है आपका C बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 7th नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका कि A and B आर रेसिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक इन द सेम डायरेक्शन which is speed 20 meter per second and 25 meter per second respectively. Find the length of the track if they meet 20 second after they start. A और B एक वृत्ताकार ट्रैक पर समान दिशा में क्रमशः 20 मीटर पर सेकंड और 25 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ रहे हैं। ट्रैक की लंबाई ज्ञात करें यदि वे शुरू करने के बाद 20 सेकंड में मिलते हैं। तो यहां पर देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अब यहां पे अगर आपको मैं कहूं तो यहां पे देखो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस बराबर क्या होता है आपका, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। अब यहां पर अगर हम बात करें स्पीड की तो यहां पर बात होगी रिलेटिव स्पीड की, यहां पर बात होगी रिलेटिव स्पीड की, क्योंकि दो व्यक्ति एक ही ट्रैक में एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। तो भाई जब यहाँ पर रिलेटिव स्पीड की बात आती है तो जब डायरेक्शन सेम होता है तो रिलेटिव स्पीड आपस में क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, और जब डायरेक्शन डिफरेंट होता है तो रिलेटिव स्पीड आपस में ऐड हो जाती है। तो दोनों का जो है यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, सेम है, इसलिए जो रिलेटिव स्पीड होगी, रिलेटिव स्पीड वो कितनी हो जाएगी, तो रिलेटिव स्पीड आपस में घट जाएगी। तो एक की है 25 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक दौड़ रहा है, एक 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ रहा है, तो 25 माइनस 20 तो ये आ जाएगा जो है 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। अब देखो कितने समय बाद वो मिलते हैं, कितने समय बाद वो मिलते हैं, तो आपने कहा वो जो है 20 सेकंड के बाद वो मिलते हैं, ठीक है ना, 20 सेकंड के बाद वो मिलते हैं। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अर्थात ट्रैक की जो है लेंथ कितनी हो जाएगी, ठीक है ना, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो आपने कहा 5 इंटू 20 तो ये हो जाएगा जो है आपका 100 मीटर। कितना हो जाएगा आपका 100 मीटर, ठीक है ना। तो ट्रैक की जो लेंथ है वो है आपकी 100 मीटर। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा आपका जो है स्पीड इनटू टाइम।
अब चूंकि भाई दोनों एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, आपस में घट जाएगी। तो रिलेटिव स्पीड आ गई आपकी 5 मीटर पर सेकेंड, टाइम आपको दिया है 20 सेकेंड, तो डिस्टेंस हो जाएगी आपकी 100 मीटर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। अगला क्वेश्चन है 8th नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका कि ए वेंडर सेल्स 30% ऑफ हिज फ्रूट एंड थ्रोज अवे 40% ऑफ द रिमाइंडर। नेक्स्ट डे ही सेल्स 50% ऑफ द रिमाइंडर एंड थ्रोज अवे द रेस्ट। व्हाट परसेंट ऑफ द फ्रूट डज द वेंडर थ्रो। एक विक्रेता अपने फल का 30% बेचता है और शेष का 40% फेंक देता है। अगले दिन वह शेष का 50% बेच देता है और शेष को फेंक देता है। विक्रेता कितने प्रतिशत फल फेंक देता है। देखो भाई बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। हम मान के चलते हैं कि वेंडर के पास जो ओरिजिनल फ्रूट थे वो 100 थे। हमने मान लिया कि वेंडर के पास जो ओरिजिनल फ्रूट थे, ठीक है ना, वो कितने थे, 100 थे। 100 फ्रूट है और उसके पास, ठीक है ना, 100 फ्रूट है उसके पास। अब देखो 100 में से वो 30% क्या कर देता है, सेल कर देता है। अगर उसके पास 100 फ्रूट है तो सेल कितना किया उसने, सेल किया उसने इसका 30%। तो 100 का 30% कितना हो गया, तो आपने कहा 30 उसने सेल कर दिया, ठीक है ना। और जो है 30% उसने सेल कर दिया एंड थ्रोज अवे 40% ऑफ द रिमाइंडर, और जो शेष बचे उनका 40% उसने फेंक दिया। तो यहाँ पर देखो अगर 100 में से उसने 30% अर्थात 30 फ्रूट उसने सेल कर दिए तो रेस्ट कितने बचे, अर्थात रिमाइंडर कितने बचे, रिमाइंडर कितने बचे। तो आपने कहा रिमाइंडर जो बचे वो आपका 100 माइनस 30 अर्थात जो है 70 आपके रिमाइंडर बचे। अब 70 में से उसने 40% क्या कर दिया, थ्रो कर दिया, फेंक दिया। तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि उसने कितने फेंक दिए, थ्रोज फ्रूट, ठीक है ना, थ्रोज फ्रूट की बात अगर हम करें तो आपने कहा कि भाई 70 में से 40% उसने क्या कर दिए, फेंक दिए, अर्थात 28 उसने फेंक दिए। अब रिमाइंडर कितने बचे, फेंकने के बाद अब रिमाइंडर से फ्रूट कितने बचे। तो आपने कहा कि भाई 70 में से उसने 42 क्या कर दिए, फेंक दिए, 28 फेंक दिए, 28 फेंक दिए। तो अब उसके पास रिमाइंडर कितने बचे, 10 में से 8 गया तो 2 और 6 में से 2 गया तो 4, 42 जो है सेव करे, उसके पास फ्रूट जो है बच गए। अब अगले दिन क्या होता है, अगले दिन जो है वह शेष का 50% बेच देता है और बाकी को वह फेंक देता है। तो देखो नेक्स्ट डे की बात कर लेते हैं। ये तो आपका जो है ये फर्स्ट डे था, ये आपका फर्स्ट डे है, ठीक है ना, ये फर्स्ट डे की कहानी है। जरा सेकेंड डे की बात कर लेते हैं। सेकेंड डे जब वह दुकान उसने खोली तो उसने क्या किया, जो उसके पास 42 फ्रूट थे उसमें से उसने 50% सेल कर दिया। तो सेल कितना किया उसने, सेल कितना किया, तो आपने कहा कि भाई 42 का उसने 50% सेल कर दिया। 50% मतलब 21 उसने सेल कर दिए। अब बाकी जो है उसने फेंक कितने दिए, जो बाकी बचे। अब देखो 42 उसके पास टोटल थे, 21 अगर उसने बेच दिए तो 21 उसने फेंक दिए, 21 उसने फेंक दिए। तो कितने प्रतिशत उसने फ्रूट फेंक दिए। तो अगर मैं बात करूं कि टोटल थ्रोज फ्रूट कितने हो जाएंगे, फ्रूट कितने हो जाएंगे, तो आपने कहा ये हो जाएगा जो है आपका 21 और प्लस हो जाएगा आपका 28 अर्थात 49। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो उसने 49 फ्रूट फेंक दिए, कितने में से, 100 में से, इंटू 100 हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो 49% उसने क्या कर दिया, फेंक दिया। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में बात आ गई भाई। हमने मान लिया उसके पास 100 फ्रूट थे, 100 में से उसने 30 सेल कर दिए,
70 बचे, 70 में से 40% 28 उसने फेंक दिए, ठीक है ना। अब उसके पास बचे 42, अगले दिन उसने उसमें से 50% क्या कर दिया, बेच दिया, तो जो बाकी बचे 21 उसने फेंक दिया। तो टोटल जो फेंके गए फ्रूट है उनकी संख्या कितनी हो गई, 49। तो भाई 100 में से 49 तो उसने फेंक दिए, कितने परसेंट फेंक दिए, 49% उसने फेंक दिए। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 9th नंबर का क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका जो है कि एन ऑर्चर्ड हैज 48 एप्पल ट्रीज, 60 मैंगोज ट्री एंड 96 banana tree. These have to be arranged in rows such that each row has the same number of trees and of the same type. Find the minimum number of such rows that can be formed. एक बाग में 48 सेब के पेड़, 60 आम के पेड़ और 96 केले के पेड़ हैं। इन्हें पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना होता है कि प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या और समान प्रकार के पेड़ हों। ऐसी पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो बनाई जा सकती है। तो भाई जो है जो वैरायटी है वो भी बराबर होनी चाहिए और जो नंबर ऑफ आपके ट्रीज हैं उनकी जो संख्या है वो भी आपकी हर रो में क्या होना चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं, इस ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए। यहाँ पर जो है आप इन तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए, सॉरी एलसीएम करें, एचसीएफ निकाल लीजिए, ठीक है ना। एचसीएफ ऑफ 48 एंड 60 एंड 96, ठीक है ना। तो यहां पर देखो अगर हम बात करें तो 48 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 48 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 से कैंसिल करो 24 आ जाएगा, 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा, 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6, 2 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48। तो अगर हम बात करें तो 48 का आपका फैक्टर क्या होगा, तो आपने कहा 2 × 2, ठीक है ना, × 2 और इंटू आपका हो जाएगा 3। इसी प्रकार से आप 96 के फैक्टर निकाल लीजिए, 96 के निकाल लीजिए। इसी प्रकार से जो है आप 60 के निकाल लीजिए। तीनों में जो कॉमन होगा वही उसका एचसीएफ होगा। तो अगर हम 96 का यहाँ पे निकालते हैं, 96 का अगर निकालते हैं तो 2 से कर दो, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 24, फिर आपका 12, फिर आपका जो है 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, तो एक 2 और बढ़ जाएगा, जगह 2 × 2 × आपका कितना हो जाएगा, 2 2 4 1 5, तो 2 × 2 हो जाएगा आपका 3। अब जरा 60 के भी आप निकाल लीजिए, 60 के जरा फैक्टर निकालिए, 60 के फैक्टर निकालिए, तो 2 3 जा 6, यहाँ पे आपका हो जाएगा 15, यहाँ पे हो जाएगा 3, तो 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, तो 60 का हो जाएगा आपका 2 × 2 × 3 × 5। अब देखो तीनों के फैक्टर में जो कॉमन है वही उसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो तीनों के इसमें कौन सा कॉमन है जरा देखो, यहाँ आपके 2 × 2 भाई 2 आपका जो है 2 बार आया है, यहाँ से भी आप 2 बार ले लीजिए, यहाँ से भी आप 2 बार ले लीजिए, 3 यहाँ आया है, यहाँ भी 3 आया, यहाँ भी 3 आया, 5 केवल यहाँ आया है, यहाँ और यहाँ 5 नहीं है, ठीक है ना। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा इन तीनों का, 2 × 2 × आपका हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा आपका 12, तो इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। क्लियर है। अब कह रहा है कि न्यूनतम आपकी जो है मिनिमम नंबर ऑफ रोज कितनी होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ रोज की, नंबर ऑफ रोज की, तो ये हो जाएगा जो है आपका 48 प्लस आपका 60 प्लस 96 डिवाइडेड बाई 12, ये कितना हो जाएगा आपका, देखो 6 और 8 हो जाएगा आपका 14, 1 आपका होल्ड ईयर 9 और 1 हो जाएगा 10,
10 और 6 हो जाएगा 16, 16 और 4 हो जाएगा आपका 20, 20/12, तो 12 2 जा 24, 12 1 जा 12, कितना बच जाएगा आपका 8, और 12 7 जा 84, अर्थात नंबर ऑफ जो रोज हो जाएंगी वो जाएंगी 17, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर, ठीक है ना। सबसे पहले हमने इनका क्या निकाल लिया, HCF, तो HCF कितना आ जाएगा आपका 12, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू हो जाएगा, तीनों को ऐड करके आप 12 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। क्लियर है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जो है 17 रोज बनाई जा सकती हैं, तो ऑप्शन जो है सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 10th नंबर का क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका जो है कि द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कैनाल इज ट्रेपेजियम इन शेप, द कैनाल इज 12 मीटर वाइड एट द टॉप एंड 8 मीटर वाइड एट द बॉटम। If the area of the cross section is 840 square meter, find the depth of the canal. एक नहर का अनुप्रस्थ काट समलंब आकार का है। नहर ऊपर से 12 मीटर चौड़ी और नीचे से 8 मीटर चौड़ी है। यदि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 840 वर्ग मीटर है तो नहर की गहराई ज्ञात कीजिए। आपको बताना इनमें से कौन सा आपका सही आंसर होगा। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपका कि द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कैनाल इज ट्रेपेजियम इन शेप, तो द कैनाल इज 12 मीटर वाइड एट द टॉप एंड 8 मीटर वाइड एट द बॉटम। तो कुछ इस प्रकार से है, जो ऊपरी भाग है वो आपका 12 मीटर चौड़ा है और जो नीचे का भाग है वो आपका 8 मीटर चौड़ा है, ठीक है ना। तो ये कुछ आपका ऐसा बनेगा, ठीक है। ये आप मान लो ये 12 मीटर और ये हो गया आपका 8 मीटर, ठीक है। और क्या कह रहा है, इफ द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज 840 स्क्वायर मीटर, फाइंड द डेप्थ ऑफ द कैनाल। अब देखो आपको इस जो है जो ये आपका पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शन है, इसका एरिया आपको दिया गया है, इसकी हाइट आपको निकालनी है। आपको यहाँ से ये फाइंड करना है, ये चीज़, ये आपकी हाइट है, ये आपको फाइंड करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। इसको आपने h मान लिया, इसको आपने क्या मान लिया, h मान लिया। क्लियर है। अब देखो अगर हम बात करें तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम क्या होता है, ये होता है आपका 1/2 इंटू h ब्रैकेट के अंदर सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड। देखो साइड आपको पता है एक कितनी है आपकी 12 मीटर और एक है आपकी 8 मीटर, तो ये हो जाए। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना दिया गया आपका 840 स्क्वायर मीटर, तो ये हो जाएगा आपका 840 इक्वल्स टू 1/2 इंटू h, और ये हो जाएगा आपका सम ऑफ पैरेलल साइड कितना हो जाएगा 12 + 8, तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा h इक्वल्स टू हो जाएगा आपका जो है 840 इंटू 2 अपॉन हो जाएगा आपका 20, 0 से 0, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 84 मीटर आपका सही आंसर आ जाएगा। 84 मीटर जो है उसकी क्या है आपकी जो है डेप्थ है, अर्थात उसकी गहराई है। तो ऑप्शन जो है आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। उस कैनाल की जो डेप्थ कितनी है आपकी 84 मीटर है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। क्लियर, समझ में आया भाई। जो नहर है, जो क्रॉस सेक्शन है, उसका जो ऊपरी भाग है वो आपका 12 मीटर चौड़ा है, जो नीचे का भाग है वो आपका 8 मीटर आपका जो है चौड़ा है, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है आपका 1/2 इंटू h ब्रैकेट के अंदर सम ऑफ पैरेलल साइड आपको पता है एक 12 मीटर एक 8 मीटर, यहाँ पे उनको ऐड कर दिया, h कितना निकल गया है आपका 84 मीटर, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 11th नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है देखिए आपका कि विच ऑप्शन कंटेन द फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर, किस विकल्प में भिन्न आरोही क्रम में है। अच्छा, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़ा,
असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़ा, ठीक है ना। तो फ्रैक्शन को कैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कभी भी अगर आए तो आपको कैसे सॉल्व करना है, देखिए जरा। यहाँ पे हम किसी एक ऑप्शन को ले लेते हैं, जैसे पहले ऑप्शन को ले लें, उसमें दिया गया आपका 11/14, फिर दूसरा आपका जो है वो है 16/19 और तीसरा फ्रैक्शन है आपका 19/21। सबसे पहला काम आपका क्या है, इनके बीच का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का आप डिफरेंस निकाल लीजिए। अगर जो है फ्रैक्शन, जो जितने फ्रैक्शन आपके दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे कितने फ्रैक्शन हैं, 3 फ्रैक्शन है। अब अगर तीनों के बीच का डिफरेंस बराबर है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ी भिन्न है, जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो छोटी भिन्न है, ठीक है ना। और अगर डिफरेंस अलग अलग आ रहा है तो फिर उन डिफरेंस का आप एलसीएम लेके निकाल लो। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो 11 और 14 के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 है। 16 और 19 के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 है। 19, 21 के बीच का डिफरेंस कितना है आपका, 3 है। तो देखो यहाँ पे जो है आपका 19 और 21 के बीच का डिफरेंस आपका 2 है, सॉरी 3 नहीं, कितना है आपका 2 है, ठीक है ना, कितना है 2 है। अब देखो इनके बीच का डिफरेंस 3, इनके बीच का डिफरेंस 3, लेकिन इनके बीच का डिफरेंस कितना है आपका 2 है। तो अब डिफरेंस क्या आपका बराबर है, नहीं ना। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे 3 और 2 का। तो एलसीएम ऑफ 3 and 2 कितना हो जाएगा आपका 6। अब देखो तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 3 से 6 को भाग दी कितनी बार जाएगा, 2 बार। अब इस 2 का इस 11 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 2 जा, फिर यहाँ पर देखिए 3 2 जा 6 तो 16 2 जा, फिर यहाँ पर देखिए 2 3 जा 6 तो 19 3 जा, ठीक है ना। अगर भाई डिफरेंस बराबर होता तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो बड़ी भिन्न है, जिसका न्यूमरेटर छोटा हो छोटी भिन्न। डिफरेंस जब बराबर नहीं है तो फिर जो डिफरेंस आया उसका हमने क्या ले लिया, एलसीएम। तो भाई 2 में डिफरेंस 3 का है, 1 में 2 का, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 6। यहाँ पे जो डिफरेंस आया उसका हमने भाग दिया 6 में, जो आया उसका ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो 11 2 जा 22, फिर ये है 16 2 जा 32, 19 3 जा 57, 19 3 जा 57। अब देखो इसमें जो बड़ा नंबर आएगा, जो बड़ा नंबर आएगा वो बड़ी भिन्न है, जो छोटा नंबर आएगा वो छोटी भिन्न है। तो यहाँ पे इनका असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, इनका जो है असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा आपका। तो असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा आपका 22, 22 से बड़ा है 32, 32 से बड़ा है 57। अर्थात अगर हम फ्रैक्शन की बात करें तो सबसे पहले 11/14, उससे बड़ा है आपका 16/19 और सबसे बड़ा है आपका 19/21, ठीक है। तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा आपका 11/14, 16/19, 19/21। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। क्लियर है, समझ में बात आई। अगर डिफरेंस बराबर है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ी भिन्न, जिसका न्यूमरेटर छोटा वो छोटी भिन्न। अगर डिफरेंस अलग अलग है तो जो डिफरेंस आया उसका आप एलसीएम ले लीजिए और जो है डिफरेंस का भाग देके जो भी आएगा उसका न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर जो नंबर आएगा उसमें जो नंबर आपका छोटा है वो छोटा फ्रैक्शन है, जो नंबर आपका बड़ा है वो बड़ी फ्रैक्शन है। क्लियर है, तो ये उसका एक हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका कि S and L आर द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट n डिजिट नेचुरल नंबर्स रिस्पेक्टिवली L माइनस S इज ऑलवेज डिविजिबल बाई। यस और L क्रमशः सबसे छोटी और सबसे बड़ी n अंकीय प्राकृत संख्याएं हैं। तो L माइनस S हमेशा किससे विभाज्य होता है। देखो भाई 9 से कि 10 से कि 9 and 10 से कि नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पर देखें अगर हम तो n डिजिट नेचुरल नंबर, ठीक है ना, दिया गया आपका n डिजिट नेचुरल नंबर, n डिजिट नेचुरल नंबर। जैसे आपने सबसे पहले मान लिया कि भाई 1 डिजिट का नेचुरल नंबर। अच्छा, यहाँ पे जो यस है, यस जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर है, एस जो है वह स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है ना, और जो एल है वो आपका लार्जेस्ट नंबर है।
जो एल है वो आपका लार्जेस्ट नंबर है, ठीक है ना। एल क्या है आपका लार्जेस्ट नंबर, ठीक है ना, एल है आपका लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर जो है आप सबसे पहले 1 डिजिट के लेके देख लेते हैं, कंडीशन चेक कर लेते हैं। जैसे हमने 1 डिजिट का देखा, हमने सबसे पहले n बराबर 1 माना, n बराबर क्या माना हमने 1, तो n में जो है n बराबर जब हमने 1 माना था तो हमने एक डिजिट का नंबर लिया, तो एक डिजिट में आपका स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, तो आपने कहा 1 होगा। लार्जेस्ट नंबर क्या होगा आपका 9 होगा 1 डिजिट में। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, l माइनस एस कितना आ गया, आपने कहा 9 माइनस आपका 1, तो ये आपका 8 आ गया। अब 8, 9 और 10 दोनों में से किसी से भी आपका डिविजिबल नहीं है। इसी प्रकार से आप जो है 2 डिजिट लेके देख लीजिए, n इक्वल्स टू 2 लेके देख लीजिए। तो यहाँ पर देखो अगर हम देखें तो 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा आपका, तो आपने कहा 10, लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा आपका 99। तो यहाँ पे l माइनस एस क्या आ जाएगा, आपने कहा 99 माइनस 10, ये हो जाएगा आपका 89, ये हो जाएगा 89। 89 भी आपका 9 और 10 किसी से भी डिविजिबल नहीं है, ना तो 9 से है ना तो 10 से है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दीज। क्लियर है। आप चाहे तो n बराबर 3 लेके भी चेक कर सकते हैं, अर्थात 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा आपका 100 और लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 999। तो l माइनस एस कितना आ जाएगा, आपने कहा 999 माइनस आपका 100, तो ये हो जाएगा आपका 899। 899 तो ना तो 9 से डिविजिबल है, आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, 9 9 जा 81, यहाँ बचेगा आपका 89। अब 89 आपका 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये संख्या आपकी ना तो 9 से डिविजिबल है ना तो आपकी 10 से डिविजिबल है। क्लियर है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका नन ऑफ दीज। क्लियर, समझ में आया। n डिजिट का मतलब हो गया कि जैसे आपने यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 ले लिया, तो n इक्वल्स टू 1 का मतलब 1 डिजिट का आपने ले लिया, ठीक है ना। n इक्वल्स टू मतलब 2 डिजिट के नंबर आप ले रहे हैं, तो 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा 1 और लार्जेस्ट नंबर क्या होगा आपका 9। 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आपका 10 और लार्जेस्ट नंबर आपका होगा 99। 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 100 और आपका जो है लार्जेस्ट नंबर आपका 999। इसी प्रकार से आगे 4 डिजिट का आप चेक कर सकते हैं। तो अब जब यहां तक आपने चेक कर लिया, ठीक है ना, तो आपका जो है ये जो संख्या आ रही है ना तो 9 से डिविजिबल है ना तो 10 से, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से और कम समय में मैथ के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुए होंगे। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।